नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अपनी ही सरकार के खिलाफ आज एक दिन का धरना राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय रहा। पायलट ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार, खनन घोटाले, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी सरकार को घेरा और ये कहा कि मैं 3-4 बार कह चुका हूँ, चिट्ठी लिख चुका हूँ, लेकिन अब तक 5 साल होने को आए, गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई, एक्शन नहीं लिया। पायलट कहते हैं कि मैंने करप्शन पर कार्रवाई के उद्देश्य से आज दलितों के महान नेता, महापुरुष ज्योतिबा फुले को स्मरण करके मैंने आज ये धरना रखा था। और वास्तव में अगर कोई बात संगठन से होती तो मैं संगठन से बात करता, लेकिन बात सरकार से है तो साल भर से मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और अनशन वास्तव में वसुंधरा के खिलाफ है या गहलोत के खिलाफ, यह सवाल एक बार अलग तरीके से पूरे परिदृश्य में कौंध रहा है। और एक सवाल और उठ रहा है कि क्या राजस्थान भी बंगाल की तरह एक बार, जब 90 के दशक में बंगाल की तरह उसी राह पर जा रहा है। इस बात की पूरी आशंका व्यक्त की जा रही है कि सचिन पायलट दूसरी ममता बनर्जी बनने की राह पर हैं। वो जल्द अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। वो यहाँ तक कुपित हैं। ममता बनर्जी, याद कीजिए 90 का दशक, ममता बनर्जी बनाम सोमेन मित्रा का इतिहास एक बार फिर राजस्थान की सरजमी पर दोहराया जा सकता है। और उस वक्त 90 के दशक में बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त कांग्रेस हाईकमान ने ममता के विरोधी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा का साथ दिया था और फिर जनता ममता बनर्जी के साथ गई थी और तब से वो सत्ता में है। तो कहीं कांग्रेस इस बात को लेकर कहीं नुकसान में तो नहीं रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा एक और सवाल आज मंथन में कि जब भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपने छत्रपों से जो एक एक राज्य में थामे हुए हैं, उन छत्रपों से किनारा कर रही है या उनकी जगह नए नेतृत्व को आगे ला रही है, तो कांग्रेस छत्रपों पर क्यों टिकी है? यही बड़ा सवाल आज मंथन में। सचिन पायलट ने अनशन के बाद कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ दिन पहले ही प्रभारी बने हैं कांग्रेस के राजस्थान के, और मैंने पूर्व के सभी प्रभारियों से बात की थी, लेकिन यह भ्रष्टाचार का मामला अभी तक बना हुआ है। और अगर हमें वापस सरकार में आना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, उस पर चोट करनी पड़ेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये बात सचिन पायलट ने अनशन के बाद की। शहीद स्थल पर उन्होंने अनशन किया और उसके बाद फिर सीधे ज्योतिबा फुले के स्मारक पर गए और वहाँ उन्होंने एक तरीके से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तस्वीरें उस अनशन की हैं, उस दृश्य की हैं। और बड़ा सवाल यही एक बार फिर आ रहा है कि एक तरफ बीजेपी ने अपने पुराने छत्रपों से एक एक करके किनारा कर लिया है और दूसरे दलों से आए नेताओं और युवा चेहरों को तरजीह देते हुए राज्यों की कमान दी है या केंद्र में उन्हें प्रमुखता से स्थान दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने पुराने छत्रपों पर भरोसा कर रही है। यही वजह है कि बार बार अपनी बात रखने, सवाल उठाने के बाद भी राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हुआ नहीं। क्षेत्रीय छत्रप अशोक गहलोत जमे हुए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया सर पटक कर बीजेपी में चले गए, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी वहां अभी भी कांग्रेस की पहली पसंद मध्य प्रदेश में बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो ये छत्रप हैं, क्या ये मुश्किल खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि एक एक करके बहुत सारे नेता, जो युवा नेता, कभी राहुल गांधी की युवा टीम के युवा तुर्क कहे जाते थे, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। चाहे वो आरपीएन सिंह हो,
चाहे ज्योतिराज सिंधिया हों, जितिन प्रसाद हों, बहुत सारे एक लंबी फहरिस्त है। गुजरात के नेता हार्दिक पटेल हों, ये सब एक एक करके चले गए बीजेपी में। तो ये आखिर कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा? आज ये भी चर्चा थी मीडिया में कि शायद कांग्रेस का जो राजस्थान का जो प्लेन है वो टेक ऑफ होने वाला है और उसके पायलट सचिन पायलट ही होंगे। ऐसी खबरें, ऐसी चर्चाएं बहुत सारी आज दिन भर रहीं। हालांकि इससे पूर्व भी 2-3 बार सचिन पायलट नेतृत्व के सामने अपने विचार रख चुके हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में अब एक तरीके से बहुत मेहनत करनी होगी। और वो बार बार उनका इशारा वही है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। एक दृश्य भी था कि एक तरफ सचिन पायलट अनशन कर रहे थे, दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो राजस्थान की तमाम योजनाओं के बारे में वहाँ के लोगों को बता रहे थे कि भाई इसकी सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, शिक्षा का अधिकार, इलाज का अधिकार। और वो कह रहे हैं कि भाई राजस्थान को मैं ऐसा बना दूंगा, अद्भुत बना दूंगा कि जनता कहेगी। और अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि भाई 2030 तक हम राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। ये आज उन्होंने इसी दरमियान, जहाँ एक तरफ पायलट ये बात कह रहे थे, अशोक गहलोत भी एक महंगाई राहत कैंप की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पूरे राजस्थान में महंगाई जो राहत कैंप हैं वो लगाए जाएंगे, शिक्षा का अधिकार, दवा का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, ये तो सब वो दे ही चुके हैं, पुरानी पेंशन बहाल कर चुके हैं। और वो अंत में जनता से उन्होंने ये कहा कि महंगाई के कैंप लगेंगे, लोगों को राहत मिलेगी, आपका बोझ मेरा बोझ है। तो और सचिन पायलट के क्या आरोप हैं उनको लेकर भी सचिन पायलट ने बात की। वो कह रहे हैं कि भाई पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे की सरकार में खनन घोटाला, एक्साइज घोटाला हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बात तो बार बार कही जाती है कि गहलोत और वसुंधरा मिले हुए हैं और दोनों दलों की चिंता है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने भी राजस्थान में कई नेता खड़े किए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के आगे वो नेता टिक नहीं पाए। एक एक करके उन्हें इधर उधर जाना पड़ा या उन्हें भेजना पड़ा। वहाँ बीजेपी की भी दाल नहीं गल रही है वसुंधरा के आगे, और कई प्रयास कर चुके। पिछली बार जब वो सरकार में थी तो मोदी गेट जो मसला हुआ था ललित मोदी का, उसके बाद कहा गया था कि इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन वसुंधरा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और नेतृत्व के एक बहुत बड़े नेता को ये कह दिया था कि भाई आपके विधायक कितने हैं, 3-4। और उसके बाद फिर नेतृत्व ने दोबारा वसुंधरा राजे से ये नहीं कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो वो इतनी ताकतवर नेता हैं और राजस्थान के 2 ताकतवर नेताओं ने इस देश की दोनों बड़ी राजनीतिक दलों को एक तरह से चक्कर गिन्नी की तरह घुमा कर रखा है। मंथन में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं। राजेश गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के जाने माने संपादक वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वरिष्ठ पत्रकार संपादक आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत। अशोक और चंद्रेश कुमार प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो 8:30 बजे के बाद जुड़ेंगे। अशोक कंठ जी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। और राजस्थान और देश को बहुत अच्छी तरह समझने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संपादक प्रताप राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राव साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज मंथन की शुरुआत हम प्रताप राव साहब से ही करते हैं, क्योंकि प्रताप राव साहब वैसे तो पूरे देश में घूम घूम कर तमाम चैनलों का नेतृत्व किया है, पत्रकारिता की है, लेकिन राजस्थान में बहुत लंबे समय से वो हैं और वहाँ की राजनीति को, वहाँ के दोनों नेताओं को बहुत करीब से जानते हैं। प्रताप राव साहब, ये राजस्थान में हमने जो आज मंथन में एक सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय छत्रप थे कि एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने लगभग किनारे कर दिए और मोदी का चेहरा ही हर राज्य में है। उत्तर प्रदेश को अगर योगी जी को आप छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे राज्यों में यही दिक्कत, मतलब अच्छी बात उनकी भाजपा के लिए है, लेकिन देखने में ये आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय छत्रपों को, पुराने नेताओं को गले लगाए हुए युवा नेतृत्व एक तरीके से किल हो गया है और सचिन पायलट अब फड़फड़ा रहे हैं। ये भी खबर आई कि वो ममता बनर्जी ने जैसा 90 के दशक में किया था, क्या उस तरह की स्थिति बनती है वहाँ पर, प्रताप राव साहब? देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो शुरुआत में बात कही कि
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो अंतर बताया कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी एक अपना एक यूनाइटेड चेहरा पेश कर रही है, वहां एक चेहरा नरेंद्र मोदी है, पार्टी का कमल निशान है और पार्टी है। और दूसरी और जो अलग अलग प्रदेशों के नेता, अलग अलग इलाकों के नेता हैं, अब धीरे धीरे वो पार्टी में समाहित होते जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे पार्टी में एक बदलाव है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सशक्त पार्टी है। और हम सब जानते हैं, जो राजनीति में है या पत्रकारिता में है या आम जनता भी जानती है, आज अगर देश में कोई वोट बैंक या कोई वोट खींच सकता है, वोट को कन्वर्ट कर सकता है, तो ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो उससे बड़े ताकतवर नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी के चेहरे में ही सभी नेताओं के चेहरे छिप गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस जब से 2014 से सत्ता से हटी है, तो हटने के बाद लगातार कांग्रेस गिरती जा रही है, लगातार कांग्रेस हारती जा रही है, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर होता जा रहा है, लगातार कांग्रेस को बड़े बड़े नेता छोड़ते जा रहे हैं। तो वहां अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस पार्टी बैसाखियों के सहारे, अपने प्रदेशों के नेताओं के सहारे, छोटे छोटे नेताओं के सहारे अब अपना काम चलाती है। इसलिए दोनों में अंतर है। अब जहां तक बात करें कि जो स्थितियां बन रही हैं सचिन पायलट को लेके, निश्चित तौर पे सचिन पायलट, यदि 2014 के पहले की स्थिति कांग्रेस की होती, तो सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, किसी की भी हिम्मत नहीं होती और किसी की भी ताकत नहीं होती कि वो अपने आलाकमान को चुनौती दे सकें। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान की क्या स्थिति है, कांग्रेस के हालात क्या हैं। तो उन सब स्थितियों में सचिन पायलट भी अब कांग्रेस नेतृत्व को आंख दिखाने लगे। उसका बहुत बड़ा कारण है, एक तो उनको लगातार जो बार बार वादे किए जाते रहे, उनको बार बार गांधी परिवार ने ही मनाने के नए नए दौर चलते वादे हुए, कांग्रेस का नेतृत्व पूरा नहीं कर पा रहा। तो कुछ ये सारी बातें हैं जिसके चलते आज पायलट अपनी अलग दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये कांग्रेस की नियति है। देखिए, नियति है, कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए काफी दिन हो चुके हैं, काफी साल हो चुके हैं। तो कांग्रेस अपने पूरे समय पूरा कर चुकी है। तो लगता है कि कांग्रेस जो नियति है, जो प्रकृति का नियम है, उस नियम के अनुसार अपनी गति को प्राप्त कर। प्रताप राव साहब, एक और सवाल छोटा सा है, फिर मैं आगे जाऊंगा आगे मेहमानों के पास। क्या सचिन पायलट की विधायक दल में वो पैठ है क्या, उतने विधायक हैं क्या जो सरकार चला सके? क्योंकि पिछली बार वो एक्सपोज हो चुके हैं। दुर्गेश जी के आने वाले नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत कम समय बचा है, इसलिए विधायक कितने हैं या नहीं है ये बड़ा विषय बचा नहीं है। आने वाले समय में चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, क्या इक्वेशन होंगे, क्या समीकरण होंगे, सचिन पायलट किनके साथ गठजोड़ कर, सचिन पायलट कांग्रेस में होंगे या कांग्रेस के बाहर होंगे, ये सारी बातें अब उस पर सचिन पायलट निर्णय करेंगे। तो इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने विधायक उनके साथ आते हैं। देखिए, मैं जहां तक सचिन पायलट की बात बताऊं, ये निश्चित तौर पे पूरे देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट की बताकर कम से कम यहाँ एक कम से कम गुर्जर जाति में अपनी ऐसी स्थिति बना ली है कि गुर्जर जो है राजस्थान के, उनको फॉलो करने लगे हैं। साथ में एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि जो कांग्रेस के अंदर ही जो अशोक गहलोत को नहीं चाहते थे, उन लोगों ने भी जो है सचिन पायलट को चुन लिया है। देखिए, सचिन पायलट को नकारा नहीं जा सकता, खारिज नहीं किया जा सकता, ठीक बात है। सचिन पायलट को एकदम किनारे नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट आज राजस्थान में एक ताकत बन चुके हैं, इससे कोई भी दो राय नहीं है। ठीक बात है। इस बीच देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा। शैलेश जी, मेरा सवाल वही फिर आपसे होगा। प्रताप राव साहब ने कहा कि ठीक है, कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, लाचार हो गई है, उसको अपने छत्रपों के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से समझना चाहता हूं, क्योंकि जो छत्रप होते हैं, पूर्व में छत्रपों के सारे, इंदिरा गांधी भी राजनीति करती थी और तमाम क्षेत्रीय छत्रप डेवलप थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में
प्रताप राव साहब ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई कि ठीक है, एक ही चेहरे में सब है, हाथी के पांव में सबका पांव, ये कहावत है अवधि में। ठीक बात है, मोदी के चेहरे में सारे चेहरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रीय छत्रप आपके पास नहीं तो एक खतरा होता है कि अगर मेन चेहरे में डेंट आया तो भरभरा कर सब सीधे जाते हैं। मेरा सवाल है कि भाई बीजेपी नया नेतृत्व, आगे का नेतृत्व बढ़ा रही है और कांग्रेस अभी कमलनाथ, दिग्विजय और इन्हीं पर टिकी हुई है। एक नेता जो आखिरी बचा है, युवा नेता, वो भी फड़फड़ा रहा है, भड़बड़ा रहा है, और वो पार्टी बना सकता है या भाजपा के साथ जा सकता है। क्या क्या आप देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस को और मौजूदा जो उनका चल रहा है सचिन पायलट का? बहुत साफ स्थिति है कि सचिन पायलट के पास विधायक नहीं है, नंबर नहीं। ज्यादा विधायकों का समर्थन जो है वो गहलोत के पास में है, मुख्यमंत्री जो अभी हैं। तो ये जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो ये सरकार तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने उनको अभी तक निकाला नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। जितना जल्दी कांग्रेस इस तरह के लोगों को साफ कर देगी उतना ही मजबूत होकर उभरेगी। और ये जो कहा जा रहा है कि पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, तब तो भारत जो है एक अति प्राचीन है। हमारा इतिहास तो कई हजार सालों का है, हम बूढ़े हो चुके हैं। नई नेतृत्व आती रहती है और वो जो है उसको आगे ले जाते हैं, तो ये अलग मामला है। लेकिन ये राहुल गांधी के साथ महत्वाकांक्षी लोगों की एक जमात जुड़ी हुई थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। जब उनके पास 10-15 विधायक थे तो उन्होंने अपनी ही सरकार गिरा दी और आजकल केंद्र में मंत्री बन के खुश हैं। उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद थे, उन्होंने भी जो है उनको बड़ी कोशिश की राहुल गांधी ने रखने की, उसके बाद भी फिर वो चले गए। अब वो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, बड़े खुश हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपनी अलग रास्ता खोज रहे हैं। अरे गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक सीट लोकसभा की जीत सकते हैं क्या? तो ऐसे ये तो बोझ हैं। इनको ढोने के कारण जो कांग्रेस है वो असफल हो रही है। इस तरह के लोगों को तुरंत और बिल्कुल तुरंत जो है वो उनको साफ कर देना चाहिए ताकि नया नेतृत्व जो है उनके सामने आ सके। ये बात सही है कि यंग लोगों को ग्रूम करना चाहिए, लेकिन ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है। उसके लिए जिस पार्टी में उनको जगह मिले उस पार्टी में जाएंगे। सचिन पायलट क्या हैं, क्या थे? सचिन पायलट का राजनीति में योगदान क्या है? सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट, वो भी, उनका भी पॉलिटिक्स में कोई योगदान नहीं है। मैं दुर्गेंद्र जी, मैं अनुरोध करूंगा कि आपका जो पीसीआर है उसमें एक फीडर खुला हुआ है जिसके चलते पीसीआर की सारी आवाज बाहर आती है। माफ कीजिएगा, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस फीडर को तो ऑफ कर ले। पीसीआर के साथ ही इसको बंद कर दें, क्योंकि शैलेश जी जिंदगी भर टीवी चलाते रहे तो बहुत बारीकी से वो चीजों को बता रहे हैं। पीसीआर के साथ ही इसको तत्काल बंद कर लें ताकि डिस्टर्बेंस ना रहे। जी, तो ये जो समस्या है ना, ये पार्टी की अलग समस्या है और राहुल गांधी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये अलग बात है। जिन किसी राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां, वहां कांग्रेस की स्थिति बुरी नहीं है। और आप कहते हो कि नया नेतृत्व नहीं है, इसलिए अभी कुछ लोग कह रहे थे कि इसलिए ये सुक्खू जो हैं हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने, कौन से पुराने नेतृत्व के हैं? बिल्कुल नए खड़े हुए हैं। और बीजेपी कौन सा नया नेतृत्व पैदा कर रही है? हेमंत विश्वा शर्मा वो बीजेपी के नेता है। 6 साल 7 साल 8 साल पहले कहां थे वो? त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं साहा, वो भी कांग्रेस से आयातित हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, वो भी कांग्रेस। बहुत सारी लंबी फेहरिस्त है। कर्नाटक में बोमई कहां से आए हैं? इनके पिता तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए कोई ये अलग एक दौर चल रहा है। अभी आपने देखा कि अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे जो हैं वो चले गए, वो दुख भी व्यक्त कर रहे थे। एंटोनी साहब के बेटे गए हैं बीजेपी में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन प्रताप राव साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया। वो कह रहे हैं कि भाई गुर्जरों में करंट आ रहा है सचिन पायलट को लेकर, और ये करंट कहीं कांग्रेस को लग ना जाए। जो उम्मीदें पाले हुए है कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, उन उम्मीदों को कहीं करंट ना लगा दे पायलट का जो ये करंट है। ब्रेक से वापस आ गए और सीधे राजेश गोस्वामी राजस्थान से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोस्वामी जी, अभी प्रताप राव साहब और शैलेश जी को आपने सुना, दोनों अलग अलग बातें, दोनों हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को दोनों लोग बहुत समझते हैं। प्रताप राव जी राजस्थान में ही हैं इस वक्त।
क्या वास्तव में कांग्रेस की मजबूरी क्या है कि वो अशोक गहलोत को ढो रही है? राजेश जी अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। राजेश गोस्वामी जी। हाँ जी, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। 11 अप्रैल 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया है। राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अनशन किया है। अनशन समाप्त हो गया है, लेकिन इससे कई बड़े संदेश निकले हैं। चिलचिलाती धूप में, गर्मी में पसीना तरवर सचिन पायलट सहित स्मारक के पास बैठे हुए हैं और अनशन पर अड़े हुए हैं, अकेले हैं, और नीचे उनके समर्थक हैं बैठे हुए हैं। नहीं, इसके क्या वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की मजबूरी क्या है कि अशोक गहलोत को, पायलट को क्यों नहीं दे देते? क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक कंठ जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, दर्द दोनों तरफ एक ही है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी बीजेपी को दर्द दे रही, वहां जमने नहीं दिया किसी को, और अशोक गहलोत भी नहीं, बीजेपी भी वहां कोई नेतृत्व पैदा नहीं कर पाई है। ऐसा क्या दोनों में नेक्सस है कि सचिन पायलट को कहना पड़ रहा कि भाई सिंधिया के कार्यकाल का भ्रष्टाचार अशोक गहलोत छिपा रहे हैं? अशोक जी देखो, मैं तो पहले तो बताऊं, आप इसमें मेरा नाम अशोक शेखावत कर दीजिए, है ना? शेखावत कर दे रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये कहीं लिप की त्रुटि है। शेखावत जी बोलिए। हाँ, फिर मैं ये कहूँ कि यदि आप 4 साल 4 माह का यदि कांग्रेस का शासन देखें तो इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, इनके ही कार्यकर्ता इस सरकार से इतने असंतुष्ट हैं, और जनता का तो आप पूछिए मत। और जनता तो मतलब आप ये देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ की राजस्थान की कानून व्यवस्था, अपराध, किए गए वादे, बेरोजगारों के साथ क्या कहा इन्होंने, वो क्या पूरा किया क्या। और बात आती है सचिन पायलट जी की। सचिन पायलट जी की कोई आज की बात नहीं है। सचिन पायलट जी ने कई बार, जब से ये जैसे सरकार बनी है, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तभी से इन्होंने इनके सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। जब ये हटते हैं, उसके बाद में इनके मंत्री हैं कई जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और बाकायदा इनके जो रेवेन्यू खान मिनिस्टर हैं उनके लिए भरत सिंह जी कह चुके हैं। और जो वर्तमान में आज सचिन पायलट जी ने, यदि कल परसों आपके प्रेस में सामने, मीडिया के सामने मुखातिब हुए, और आज जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ शहीद स्मारक पर जाकर के अपना मौन व्रत रूप से उन्होंने धरना किया है, मौन रूप से किया है, वो क्यों करना पड़ा वो तो ज्यादा कांग्रेस ज्यादा बता सकती है। लेकिन बीजेपी को इसमें घसीटना कि बीजेपी तो बीजेपी को बताना पड़ेगा। शेखावत जी, मुद्दे तो बीजेपी के हैं। वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों मिले हुए हैं, जनता को दोनों मिलकर मूर्ख बना रहे हैं, और आपकी पार्टी का कोई नेता वहां जम नहीं पाया है। वसुंधरा ने जमने नहीं दिया, तो दर्द आपका भी वही है जो कांग्रेस का है, जो सचिन पायलट का है। शेखावत जी, मैं बताऊं, आपने कहा उसका मैं जवाब भी दूंगा। सुकोच, ये देख लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या अंतरकलह नहीं है क्या? आज की कला है क्या? मैं चर्चा अंतरकलह पे कर ही नहीं रहा हूं, मैं दोनों के दर्द की बात कर रहा हूं। बोलिए, आप कंप्लीट करिए, मैं भदौरिया जी के पास जाऊंगा। एक बार और तो पर्सन चिन्ह लगाना, यदि वो नहीं लेते हैं तो किस कार्रवाई में आते हैं? अनुशासन की हित की कार्रवाई में आते हैं। अनुशासन के लिए बचना उनके लिए जरूरी भी है, और बात कहना भी जरूरी है। भ्रष्टाचार उजागर करना है कांग्रेस का, आगे जाकर के यही होगा। एक से बड़ी कड़ियां जुटती जाएगी, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे। ठीक बात है। आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, ना बीजेपी के पास ना कांग्रेस के पास। आप कुछ प्रकाश डालिए। इसकी जगह राकेश कर दो, राकेश गोस्वामी। आलोक भदौरिया जी। हाँ, धन्यवाद दुर्गे जी। देखिए, दो चीज है, सचिन के पास नंबर तो नहीं है, ये तो तय है, और ये मानेसर के घटनाक्रम से ही बिल्कुल तय हो गया था। और जितनी इनको फजीहत कांग्रेस की करानी थी, ये अपना मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था, ये इनका मानेसर वाले घटनाक्रम से वो सारा का सारा एक्सपोज भी हो चुका था। क्योंकि एक बात ये बिल्कुल नहीं समझ में आती है, जब आप मानेसर तक पहुंच गए तो आप दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस के मुख्यालय पर कर लेते ना प्रदर्शन। कितनी दूर था वहां से? मानेसर से तो सड़क दौड़ती हुई चली जाती है,
पौन घंटे में आप सीधे कांग्रेस के मुख्यालय पे प्रदर्शन करते हैं, आप मानेसर में क्यों रुक गए थे? तो बहरहाल वो तो एक एक्सपोजर हो गया। तो अब ये है कि दो चीजें, अगर आप ये मानते हैं कि सचिन पायलट बहुत मजबूत जनाधार वाले नेता हैं, तो मुझे लगता है ये उनकी एक खुशफहमी है, क्योंकि अभी भी कहीं से भी राजनीतिक क्षेत्रों में या राजस्थान के साथियों से ये फीडबैक नहीं मिला है कि वो 20 सीटें भी अपने दम पे निकाल आलोक जी, के लेके प्रताप राव जी जाएंगे। कह रहे हैं कि ठीक बात, अब चूंकि चुनाव के 8 महीने हैं आज, इसीलिए मैंने बहुत राजस्थान के धुरंधर और देश के, आपके समेत देश के धुरंधर पत्रकारों को आज हमने इसीलिए आमंत्रित किया है कि वो, प्रताप राव जी कह रहे हैं कि अब सवाल ये नहीं कि कितनी सीट के नेता हैं, कितने विधायक हैं, वो गुर्जरों के जो वोट बैंक है वो दिक्कत हो सकती है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, गुर्जरों का वोट बैंक कितना है और कितने जिलों में फैला है, मैं चाहूंगा कि कृपया इस पे भी प्रकाश डाला जाए। क्या गुर्जर के वोट बैंक इतना बड़ा है कि जाट वहां पर हाशिए पे आ जाते हैं? क्या गुर्जरों का वोट बैंक इतना बड़ा है कि वहां पे वो 40 सीटों पर निर्णायक होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि उनका वो मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं, युवा हैं, उनके पास उम्र है, थोड़ा सा अनुभव भी है, लेकिन जो इन्होंने अपना दिखाया इधर पिछले 3-4 सालों के अंदर, जो उनके जो कारण मतलब जो भी उन्होंने कदम उठाए, वो कदम उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर कांग्रेस जीती तो क्या, इसमें हम एक हाइपोथेटिकल एक स्थिति पे बात करते हैं, अगर कांग्रेस जीती तो क्या सचिन पायलट, अगर अशोक गहलोत जी को हटा दिया जाता है तो क्या सचिन जी के आधार पर कांग्रेस दोबारा जीत जाएगी? इसमें से जो भी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि गुजरों का वोट बैंक बहुत बड़ा है, तो क्या इस बात की वो पुष्टि कर सकते हैं कि वो अकेले अपने वोट बैंक के आधार पर चुनाव जिता कर ले आएंगे? नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जो भी राजस्थान में जो छत्रप हैं या कांग्रेस के अभी जो भी छत्रप बचे हैं, आप ये मान करके चलिए कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उनको सत्ता में वापसी में या उनको बहुमत दिलाने में केंद्र के नेतृत्व का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अगर वहां पे वो जीत रहे हैं तो वहां पर वो गहलोत जी का है, जहां भी जो जीत रहे हैं। अगर वहां पर छत्तीसगढ़ में आ रहा है तो वहां पर बघेल जी का आ रहा है। तो यहाँ सबका एक अलग अलग है। कर्नाटक में अगर आएगा तो आलोक जी, जो लास्ट जो आखिरी चुनाव था आलोक जी, उसमें तो सचिन पायलट अध्यक्ष थे पार्टी के और उन्होंने मेहनत की और उसी का वो मुआवजा मांग रहे हैं कि भाई हमने मेहनत की और गहलोत जी मौज कर रहे हैं। राजनीति हाई स्कूल का एग्जाम नहीं होता है कि आपने 365 दिन पढ़ाई करी है या 700 दिन पढ़ाई कर ली है तो अब आपको गोल्ड मेडल मिलना ही चाहिए। राजनीतिक इसका नाम नहीं होता। राजनीति में एक ऐसा होता है कि आपको वो देखना भी पड़ता है कि आप कहाँ पर पहुंच रहे हैं, आपको क्या मिला, कितना मिला। ये भी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप अधीर हो जाएंगे, देखिए राजनीति में सबसे बड़ी चीज है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग के आधार पर ये हमारे बड़े खराब बल्लेबाज सचिन पायलट साबित हो रहे हैं। अगर आपकी टाइमिंग नहीं सही है, आप ये मान करके चलिए कि आप दूरंदेशी फैसला नहीं ले पाएंगे, और जब वो फैसला नहीं ले पाएंगे तो आपको सत्ता में कौन सुशोभित करेगा? क्या आप जिस तरीके से आप बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे, मुझे नहीं मालूम कि इस बात को आप टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, टाइमिंग वही लग रही है इस वक्त। नहीं, देखिए मैं इस पर ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी उनको कर रही है। हाँ, एक पैटर्न जरूर आ रहा है। पैटर्न इसलिए आ रहा है कि जब भी कभी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो नई वाली जो भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से आई है, इसमें एक ऐसा होता है कि चुनाव से पूर्व वो अपने नेताओं के मतलब दूसरे दलों के नेताओं का अपने यहाँ आना जाना आवाजाही वो शुरू करा देती है। यहाँ पर वो चालू हो चुका है। यहाँ पर देखिए आरोप कौन लगा रहा है? पहले सबसे पहले राहुल पर हमलावर कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी के किस श्रेणी के नेता हुए? पहला आप अनुराग ठाकुर, दूसरा पीयूष गोयल। क्या वो कितने बड़े नेता हैं भाई? क्या उनका कोई बहुत बड़ा नेता सीधे हमलावर हुआ? नहीं हुआ। फिर उसके बाद में आपने किसको लिया? फिर आपने लिया कांग्रेस के लोगों को चुना। ये देखिए टाइम में फिर आपने सिंधिया को चुना, फिर आपने गुलाम नबी आजाद को चुना। आपने ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने तो जिंदगी भर कांग्रेस ने उनको कहां से कहां तक शरद पवार फिर आ गए बाद में। और फिर उसके बाद में आप अब किन किन को चुन रहे हैं? तो सवाल है कि आपको लग रहा है कि आप सीधे तौर पर डेंट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा से जो एक कद अपना राजनीतिक कद जो हासिल किया है, उसको आप दागदार नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कांग्रेस के ही आलोक जी कंप्लीट करें, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा फिर।
हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि सचिन की टाइमिंग बिल्कुल सही है, और उनका राजनीतिक कद भी अभी इतना बड़ा नहीं है। अगर वो इतना बड़ा होता तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, केवल महात्मा गांधी की फोटो, और किसी की फोटो क्यों नहीं? क्या वो निर्दलीय हैं? एक तो ये भी समझ में होना था। मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि सचिन पायलट वो कौन है। अगर हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, केवल अगर फोटो दे दी जाए तो, और अनशन पर लिख दिया जाए तो पीछे महात्मा गांधी है, तो बीच में पार्टी कौन सी है? क्या वो निर्दलीय है? क्या वो एनजीओ है? तो जो आदमी है, जो व्यक्ति अपनी पार्टी के अपने मंसूबों को ही नहीं तय कर पा रहा है, अपने ये कमिटमेंट ये को ये ही बड़ा नहीं दर्शा सवाल पा रहा है, ये है, बड़ा उससे सवाल आप है आलोक जी, ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ब्रेक से लौटूंगा तो प्रताप राव जी से 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो आलोक जी ने उठाए हैं उनका जवाब बहुत लेना जरूरी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे प्रताप राव साहब के पास चलेंगे, राजस्थान में मौजूद हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रताप राव साहब, आलोक जी ने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया कि ठीक है, गुर्जरों में बहुत अच्छा संदेश गया है। क्या वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ आप ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं। क्या सचिन पायलट वो संकेत और संदेश नीचे तक देने में कामयाब रहे हैं कि एक ठीक अच्छी खासी सीटों पर या तो डेंट करें या कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा सकें, या क्या उनकी राजनीतिक हैसियत ऐसी वहां बन गई है कि वो अशोक गहलोत को अगर कांग्रेस बैठा दे, घर पे मार्गदर्शक मंडल में बैठा दे, तो वो कांग्रेस की सरकार वहां वापस ला सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है प्रताप राव जी। अनम्यूट करिए सर आपको। राजस्थान, दुर्गे जी, मेरे को लग रहा है कि राजस्थान की परिस्थिति और राजस्थान की राजनीति और समीकरण उसको शायद कोई नहीं समझ पा रहे, इसलिए इस तरह की बातें आ रही हैं। हमें पिछले चुनाव में जाना पड़ेगा। पिछले चुनाव में राजस्थान को अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो 3 प्रमुख भाग हैं जहां से अगर कोई पार्टी के रिजल्ट के परिणाम सत्ता की ओर मोड़ते हैं। एक मारवाड़ है, एक मेवाड़ है, और दूसरा पूरा जयपुर का क्षेत्र है जिसे पूर्वी राजस्थान कहा जाता है। देखिए, ये पूर्वी राजस्थान जो है ये गुर्जर मीणाओं का इलाका है जहां बाकी जातियां भी हैं, लेकिन गुर्जर मीणाओं के बीच में सबसे ज्यादा संघर्ष भी होता है और चुनाव की जो रिजल्ट है उस पर काफी असर उन वोटर्स का पड़ता है। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो 69 जो सीट पूर्वी राजस्थान की हैं उसमें मैक्सिमम सीट वो कांग्रेस ने जीती, और कांग्रेस ने जीती इसलिए 20 सीट आगे रहते हुए बीजेपी से वो सत्ता में आ पाई। तो ये हमें समझना होगा। देखिए, गुर्जर जो वोट बैंक है, गुर्जर वोट बैंक शुरुआत से ही बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में सचिन पायलट के कारण थोक बंद तरीके से कांग्रेस के साथ आया था। ये हमें समझना पड़ेगा। और आखिर में गुर्जर वोट बैंक बना कैसे? गुर्जर वोट बैंक हम सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड फेम जो गुर्जर आंदोलन है राजस्थान में हुआ था, काफी लोग मारे गए थे, उसके बाद गुर्जरों का एक वोट बैंक बना, गुर्जरों ने चुनावों में थोक बंद वोटिंग करनी शुरू की, उसके बाद ये गुर्जर वोट बैंक बना है। तो इसलिए कोई ये सोचे कि दिल्ली में बैठ के कि राजस्थान में ये असर नहीं पड़ेगा, तो ये गलतफहमी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, सचिन पायलट ने, मेरा ये कहना है कि जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था, जब बात कही थी कि पिछले जब चुनाव हुए थे
तो सचिन पायलट संघर्ष कर रहे थे। सचिन पायलट केंद्र में मंत्री थे। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्हें राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया था और वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको मंत्री जब अध्यक्ष बनाया गया, ऐसा कहा जाता है, वो खुद कहते हैं कि मुझसे ये वादा किया गया, गांधी परिवार ने वादा किया कि आप नेतृत्व करोगे तो आपके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। क्योंकि कांग्रेस की एक जो इतिहास रहा है उसमें यह है कि अशोक गहलोत ने पहला चुनाव, जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ वो हार गए। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरा चुनाव हुआ, फिर हार। तो ऐसे कांग्रेस में ये काफी चर्चा थी कि इस बार नेतृत्व बदलेगा, लेकिन अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि राजनीतिक चक्र घुमा और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। वहीं से लड़ाई शुरू होती है। देखिए, अशोक गहलोत की लड़ाई और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये उसी समय से शुरू हो गई थी जब सचिन पायलट यहाँ अध्यक्ष बन के आए। उन्होंने अपने हिसाब से राजनीतिक समीकरण बनाने शुरू किए, अपने हिसाब से राजनीतिक गोटियां बिछानी शुरू की और वहां टकराव सीधा शुरू हुआ। धीरे धीरे ये सरकार तक आया और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। असर क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल यही है कि अब होगा क्या? वो अलग पार्टी बनाएंगे, अन्य किसी दल में जाएंगे, या अभी ऐसे ही वो करते रहेंगे चुनाव तक? आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि कांग्रेस इस समय एंटी इनकम्बेंसी के जो बहुत बड़े पंप पर सवार हो चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बहुत जबरदस्त माहौल है। राजस्थान के अगर गांवों में जाएंगे तो हमें ये पता लगेगा, राजस्थान में जबरदस्त माहौल है कांग्रेस के खिलाफ। और ऐसे में सचिन पायलट भी साथ छोड़ के जाते हैं, जैसा लग रहा है। देखिए, अभी ये बात उठ रही थी कि उन्होंने सीधे अशोक गहलोत को निशाना नहीं बनाया, वसुंधरा राजे को निशाना बनाया। इससे साफ तौर पे जाहिर है वो बनाया क्यों, क्योंकि जब कांग्रेस पिछली बार चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस ने जो वसुंधरा सरकार में जो घोटाले हुए थे उनकी जांच का वादा करके और दोषियों को जेल पहुंचाने का वादा किया था। तो सचिन पायलट को एक मुद्दा मिला। देखिए, अगर सचिन पायलट ये मुद्दा उठाया है, साथ में उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है। आज के भाषण में उन्होंने कहा कि ये अशोक गहलोत और वसुंधरा जी की मिलीभगत लगती है, जिसके कारण उनके खिलाफ जांच नहीं हो रही। तो ऐसा क्या कि ये तो एक साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि सचिन पायलट ने राह तय कर ली है कि वो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये तय कर दी है कि कांग्रेस से अब उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस से दूरी बढ़ रही है और बीजेपी में नहीं जाएंगे तो उनके लिए तीसरा रास्ता बचता है। अब सचिन पायलट जैसी बात पहले ही यहाँ आरएलपी के लीडर, जो अभी बीच में बात आई थी कि जाट वोट बैंक भी यहाँ मजबूत वोट बैंक है, आरएलपी करके एक छोटी सी पार्टी है, हनुमान बेनीवाल उसके सांसद भी हैं। हालांकि उसका क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में असर है, लेकिन वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा की मिलीभगत है। अभी केजरीवाल आए, उन्होंने भी कहा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा की सर पूरे देश में, सर केजरीवाल छोड़िए, बेनीवाल छोड़िए, पूरे देश में लोग ये कहते हैं सर, पूरे देश में कहते हैं। ये तो नहीं, लेकिन ये तीनों तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तीनों जब एक ही बात बोल रहे हैं तो ये एक साफ संकेत मिल रहा है। देखिए दुर्गेश जी, कि अरविंद केजरीवाल, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट शायद एक रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि उनके दोनों के निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस हैं। तो इसलिए ये बात तो तय करनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि इसका अल्टीमेटली नुकसान कांग्रेस को होगा और भाजपा को इसका फायदा ये होगा कि जो कांग्रेसी वो कांग्रेस की सरकार से नाराज हैं लेकिन बीजेपी को नहीं देना चाहते हैं, तो वो भी सचिन पायलट के साथ जाएंगे। तो जो गैप अभी कहा जा रहा है कि एक अच्छी मेजॉरिटी से बीजेपी जीत सकती है, तो बम्पर मेजॉरिटी, थंबिंग मेजॉरिटी से भी पार्टी जीत सकती है अगर ऐसा तीसरा मोर्चा अगर खड़ा होता है, तो ऐसा लगता है। तो देखिए, ये राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती का समय आ चुका है। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा। शैलेश जी, प्रताप राव साहब ने वही समीकरण बता दिए जिन समीकरणों के दम पर गुजरात में प्रचंड, महाप्रचंड बहुमत बीजेपी लेकर आई, लगभग वही समीकरण। इसे कैसे, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं चुनाव के नतीजों पर अभी से नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये जो 8 महीने हैं, 7 महीने हैं, इसमें स्थितियां बहुत बदलेंगी और बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। 24 का चुनाव भी दिखाई दे रहा है, रामनवमी के दंगे भी दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन जो मुझे यहाँ पर पॉइंट आउट करना है, वो सिर्फ इतना पॉइंट आउट करना है कि जो सचिन निशाना लगा रहे हैं कि ये वसुंधरा राजे सिंधिया के भ्रष्टाचारों की जांच नहीं कर रहे हैं। कई लोग, हमारे वक्ता कह रहे थे कि
वो जो हैं अगर बीजेपी में जाना होता तो इस तरह के आरोप क्यों लगाते। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो खुद वसुंधरा राजे से छुटकारा एग्जैक्टली बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है वो, लेकिन वो चूंकि उसकी दाल गल नहीं रही। हमने अपने कार्यक्रम के ओपनिंग में भी इस बात को कहा था कि दाल गल नहीं रही वहां। अलग बात है, पायलट आए कुछ सीटों पे, जाहिर सी बात है कि इतने दिनों से ग्रूम किया है कांग्रेस ने उनको वहां पर काम करने दिया है। पिछली बार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का अध्यक्ष बनाकर उनको पूरे राज्य में जाने दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर पायलट जब राज्य में पार्टी के अध्यक्ष थे तो जो विधायक के लिए कैंडिडेट चुने गए वो तो उनकी सहमति से चुने गए ना। मैंने तो नहीं सुना कि पिछले चुनाव के पहले उन्होंने बहुत नाराजगी जाहिर की हो कि मेरी इच्छा के खिलाफ लोगों को टिकट दिया गया। लेकिन वही विधायक जब चुन करके आए तो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि उनकी कोई उतनी पकड़ नहीं है। रही बात कांग्रेस के हारने और जीतने की, तो देखिए ये हो सकता है कि 5 साल हो गए हैं, लोगों को ये लगे कि चलो एक बार बदल के देख लेते हैं। बहुत सी जगहों पर, हिमाचल हम देख ही रहे हैं, वो तो हर साल 5 साल में बदल देते हैं। राजस्थान भी ऐसा ही कर सकता है, ये एक अलग बात होती है। एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी होती ही है किसी भी सरकार के खिलाफ। लेकिन अब वो सरकारें जो हैं कौन से चमत्कार के जरिए, उसके जो नेता हैं वो किस तरह के चमत्कार के जरिए एक नया मुहिम शुरू कर लेते हैं, सारा जो एजेंडा है उसको बदल देते हैं, उस पर बहुत सी चीजें निर्भर करेंगी। तो इसलिए अभी से हम अगर ये कहें कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे, नुकसान होगा कुछ क्षेत्रों में, हो सकता है कुछ क्षेत्रों में फायदा भी हो। वो अगर कुछ क्षेत्रों से गुजर को काट कर ले जाएंगे तो वहां जाट जुड़ सकते हैं। ये बड़ा चलता रहता है, इसमें कोई ऐसा गणित नहीं है। लेकिन इन सब के ऊपर इमोशनल इश्यूज आते हैं। अब इमोशनली आप कैसे टैकल करते हैं चुनाव के आखिरी 2-3 महीनों में, इस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। और मोदी जी निश्चित तौर पर इसमें माहिर है। मोदी जी के जो भाषण होते हैं, जब वो बोलते हैं तो वो 2-3 महीनों में ही पूरा माहौल बदल देते हैं। 2019 के चुनावों में हमने देखा, लग रहा था सारा अखबार सब कुछ कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, अब इस बार ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तब तक बालाकोट हुआ और क्या हो गया सब आपको पता है। तो इसलिए जो राजस्थान की स्थिति में है, मैं अभी से ये कहना नहीं चाहूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सचिन पायलट जैसे नेता कांग्रेस के ऊपर बोझ हैं, और जब तक इन लोगों से कांग्रेस अपने आप को मुक्त नहीं करती है तब तक कांग्रेस को नया रास्ता मिलना मुश्किल है। वो अकेले नहीं, कुछ तो चले गए, सिंधिया चले गए, उसके अलावा जो ये उत्तर प्रदेश से भी 1-2 लोग चले गए। सो जा रहे हैं, जाने दो। किरण कुमार रेड्डी चले गए अभी वहां कर्नाटक में, इनके गए बिना जगन मोहन को उन्होंने बनाया नहीं, किरण कुमार रेड्डी को बना दिया था और वो भी चले गए। मतलब वो भी चले गए। जब जगन मोहन भी नाराज, किरण कुमार रेड्डी भी नाराज। कांग्रेस के साथ पूरे देश में शैलेश सर, पूरे देश में परिस्थितियां हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता प्रवक्ता चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रेश जी बहुत स्वागत, धन्यवाद। चंद्रेश जी, ये आपकी भारतीय जनता पार्टी, जो मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व आगे ला रही है, क्षेत्रीय छत्रप जो उनके यहाँ थे धीरे धीरे खत्म हो गए हैं, एक चेहरा नरेंद्र मोदी का, और आप लोग बिल्कुल 100 साल का इतिहास गले लगाए हुए हैं। अशोक गहलोत को आप हटा नहीं रहे हैं, और पायलट बार बार चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई सिंधिया और गहलोत दोनों मिले हुए हैं। चंद्रेश जी सुन पा रहे हैं क्या? जी जी जी। अरे बोलिए महाराज। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? प्रताप राव जी हंस रहे हैं कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग 100 साल का इतिहास गले से लगाए हुए हैं, आप युवा नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने देंगे क्या? आप लोग वो भाजपा के लिए आप तैयार कर रहे हैं क्या कि जाओ भैया ले लो? है ना, राजनीति के अंदर इस तरह की घटनाएं बहुत सहज होती हैं और एक स्वाभाविक प्रक्रिया का ये हिस्सा है। देश के अंदर सभी को अपने मत को व्यक्त करने का अधिकार है। अशोक गहलोत साहब की सरकार वहां बेहतर कर रही है, विधायक उनके साथ है, रोज नई योजनाएं लाई जा रही हैं, और राजस्थान विकास की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुराना पेंशन भी वहां। अच्छा, आप पूरी लिस्ट लेकर आ गए। वही भैया, वो नहीं सुनेंगे आज हम ज्यादा। आप पूरा वही विज्ञापन पढ़ रहे हैं जो चैनल में चल रहा है, हमारे चैनल में छोड़ के। ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा। देखिए,
राजस्थान के लोग क्या सोच रहे हैं उस पर दिल्ली में बैठ के या दूर से खड़ा किया है कि पूर्व में राजस्थान के बारे में वसुंधरा ये राजे की ऐसे बोलेंगे तो सरकार काम नहीं चलेगा। प्रताप जी जरा चंद्रेश को बोलने दीजिए, फिर मैं पूछता हूँ। चंद्रेश जी बोलिए। पूर्व में जो है वसुंधरा सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। तो क्यों नहीं करा रहे हैं आप लोग? 5 साल सरकार खत्म करने आए हैं, मतलब वसुंधरा और अशोक जी बिल्कुल मिले हुए हैं। जनता दोनों दल परेशान है, दोनों दलों का यही दर्द है। राजनेता के तौर पर मैं कहूंगा पार्टी गाइडलाइन की तरफ से कि वहां पर सचिन पायलट साहब को कोई भी डिसीजन लेने से पहले शीर्ष नेतृत्व से, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बार बात जरूर करना चाहिए था। इस तरह की जो भाई पार्टी ने तो उनको मना किया कि अनशन मत करो, माने कहाँ वो? प्रभारी जो रंधावा जी उन्होंने कहा था कि गैर कानूनी अनशन, मतलब गैर संवैधानिक पार्टी की लाइन में अनशन है ही नहीं है। उसको दूसरे तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी। ठीक बात और है। मुझे लगता है कि ये पार्टी के गाइडलाइन के, पार्टी के लिए अनुशासन की दृष्टि से और पार्टी के भविष्य की दृष्टि से भी बहुत सही नहीं है। वो एक युवा है और बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है उनका। इस विषय को भी अरे भाई युवा कितनी, मतलब क्या बूढ़े होने तक इंतजार करेगा क्या चंद्रेश कुमार जी? सिंधिया गए, जितिन गए, आरपीएन गए, मतलब पूरी लाइन लग गई। बचा कौन आपकी पार्टी में राहुल गांधी को छोड़ के? राहुल गांधी से ही सीखना चाहिए। उनको राहुल गांधी से ही सीखना चाहिए कि राहुल गांधी जी कितने आरोपों के बाद, कितने उनको बदनाम करने की सरकार के द्वारा। तो राहुल गांधी की अपनी पार्टी है, मोदी जी कहते हैं परिवार की पार्टी, वो कहां जाएंगे? उनको थोड़ी लेंगे मोदी जी। चलिए चंद्रेश जी से कुछ संपर्क गड़बड़ा रहा है, मैं शेखावत जी के पास जाऊंगा। शेखावत जी, ये बात लगभग कमोबेश सभी ने कही कि भाई जो वसुंधरा की काट आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बेनीवाल जी पहले आप लोगों के साथ में थे, फिर अलग पार्टी बनाई। वसुंधरा के पीड़ित भाजपा में लंबे हैं और इधर अशोक गहलोत वाले भी लंबी लिस्ट है। आप लोग इस बार कोई फार्मूला लेकर आए हैं क्या? देखो, पहले तो मैं ये बताऊं कि जिस प्रकार के आपके पैनलिस्ट में बैठे थे कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी यदि प्रचंड बहुमत से 303 सीट लेके आती है तो ये कह रहे हैं सब बालाघाट हो गया। मुझे लगता है कि जनता का, जनादेश का ये बड़ा अपमान है। वो पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो पॉलिटिकल लोग नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं है। अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, आप वो इसमें कोई पॉलिटिकल बयान देने की आवश्यकता है नहीं। बोलिए। अच्छा ठीक है। एक इन्होंने कहा, एक और कह दूं मैं आपको कि कांग्रेस के लोग क्यों जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। युवा भी जा रहे हैं, पुराने लोग भी जा रहे हैं, तो ये चिंतन कांग्रेस तो कर नहीं रही है। और तीसरी बात ये उठी कि सचिन पायलट जी के लिए कहो या किसी दूसरे के लिए कहो कि सब वंशवाद से आए। कांग्रेस की नींव आज चौथी पीढ़ी है, तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए। इस प्रकार की यदि पीढ़ी रहेगी तो लोग पुराने भी नहीं रहेंगे, नए भी नहीं रहेंगे, नई सोच भी नहीं आएगी। जो लोग रहेंगे वो उन्हीं के पास ऐसे लोग रहेंगे, तो उनके लोग जाए कहाँ? भगदड़ मचेगी। उस भगदड़ के लिए क्या है? लोग यदि राजनीति में आते हैं तो अपना देखते हैं कि हमें राजनीतिक अपना पैमाना कहाँ मिलेगा, तो किसी न किसी दल में जाते हैं और ये स्वतंत्र भी हैं। और दूसरा, आपने कहा कि वसुंधरा राजे जी के लिए, आपने कहा वसुंधरा राजे जी आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। यदि अमित शाह जी यदि राजस्थान के अंदर आते हैं तो आप देखते हैं कि वसुंधरा राजे भी आते हैं, मोदी जी भी आते हैं, तब भी उनके मंच पर आते हैं। सारी सब जितनी भी चर्चा होती है वो होती है। और मैं कह रहा हूँ, उसके अलावा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबकी जिम्मेदारी अलग अलग दी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष होगा तो उनको क्या काम करना है वो सारा तय है। राष्ट्र में रहेंगे तो उनमें क्या कोऑर्डिनेशन होगा वो सारा काम तय हुआ है। और कांग्रेस की बात मैं करूं तो यदि कांग्रेस कहती है कि साहब हमारा यहाँ बहुमत है, हमने योजनाएं बनाई है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं तो 25 की 25 सीटें राजस्थान के अंदर आप जाकर एमपी वाली सीटें देते हैं, और 185 सीटों में अंदर विधानसभा में भाजपा है, वो आगे तो क्या गारंटी है कि 18 वाला रिजल्ट अभी 23 में नहीं होगा? फिर ठीक है, आप 24 में फिर 32 जीत जाइएगा, 32-24 फिर जीत लीजिएगा, लेकिन 18 वाले को तो 23 में सामना करने को आप तैयार हैं क्या? इतना घमंड नहीं करे कि कांग्रेस की कि हमने उसमें जीता है। और उसके अलावा पंचायती राज चुनावों में क्या हुआ? 21 चुनाव एक साथ होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ठीक बात है, ठीक बात है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे चंद्रेश कुमार, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। चंद्रेश जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रवक्ता अशोक शेखावत जी कह रहे हैं कि भाई घमंड बहुत आप लोगों के अंदर है, और अभी पंचायती चुनाव में आपके परकच्चे उड़ गए हैं, आपके जो संगठन के और आपके जिस तरह बुरी तरह के से हारे हैं, और
घमंड आपका बिल्कुल बहुत सातवें आसमान पर है। आप ऐसा कह रहे हैं कि मालूम दे रहा है कि राम राज्य का नारा बीजेपी देती है और लेकर आप राजस्थान में आ गए हैं। चंद्रेश जी, चंद्रेश कुमार आप हैं? हेलो चंद्रेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही है। मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर चंद्रेश जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अशोक शेखावत जी, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को घमंड बहुत है। 18 में पिछली बार जब आपने सरकार बना ली थी, 19 में 32 की 32 सीटें ले गए, और अभी पंचायती जो चुनाव हुए पंचायत के, उसमें भी आप बिल्कुल, आप लोगों ने मुंह की खाई, आपकी सरकार है। अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे थे गांव गली में तो ये हस्तर क्यों होता? वो कह रहे हैं कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है वहां पे। आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी इब्बत नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात के विरुद्ध एक आक्रोश का भाव है। महंगा ठीक है, कुछ तकनीकी व्यवधान में आलोक जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, सचिन पायलट का भविष्य क्या देख रहे हैं? हालांकि हम पत्रकार भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल, क्या वो अलग पार्टी बना सकते हैं या अभी कांग्रेस में बने रहते हुए दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं? क्योंकि आज फिर उन्होंने अशोक गहलोत पर सीधा हमला किया कि वो भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो क्या अशोक गहलोत अपनी ताकत भर क्या उनको यहाँ राजस्थान में जमने देंगे या उनके नेतृत्व में चुनाव होने देंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इनके सचिन पायलट का राजनीतिक मंसूबा क्या होगा, इसके बारे में अटकल लगाना थोड़ा सा एक उचित नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक तय है कि ये जो समीकरण है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, राजस्थान उनमें से एक प्रमुख राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है और भी कई राज्य है। तो जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है जीत के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर कोई वो तीसरा कोना अगर निकल करके आता है, या वहीं से ही अगर तीसरे कोने का इशारा प्रताप राव जी ने कर दिया है कि केजरीवाल, बेनीवाल और सचिन वो बता चुके तीसरा कोना जी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर ये सोचा जाए और देखा जाए पिछले अनुभव को देखते हुए, तो जरूर अच्छा लगेगा कि कोई ना कोई एक ऐसा कोई मंच बने या कृपया ये म्यूट कर लीजिए, ये आवाज कहीं डिस्टर्ब कर रही बाकी लोगों को, जिसकी यहाँ से भी आ रही हो, ये पैनलिस्ट की तरफ से कहीं से असंतुष्ट अगर वो रहेगा, अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर असर डालता है, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये इस तरीके से चुनावी मशीनरी में बदल चुकी है कि वो तो एक एक वोट का हिसाब रखती है। तो अगर ये 1-2% का भी अगर वोटों का अगर ये असर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर निगाह में है और इनका अगर ये ऐसा कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये मुफीद स्थिति है। लेकिन मुझे कोई दूसरा मानना है, मेरा मानना है कि भाजपा हाल फिलहाल जितने भी नेता सुशोभित किए हैं, अगर आप हेमंत असम वाले शर्मा को छोड़कर, हेमंत बिश्वा शर्मा को छोड़कर आप उनके देखिए, उनकी राजनीतिक हैसियत है क्या? अब जैसे अगर हम लोग हरियाणा में चले जाए, हरियाणा में है क्या आप सोचते हैं कि खट्टर जी अकेले अपने दम पर अपना चुनाव ला सकते हैं? नहीं ला सकते, नहीं जिता कर ला सकते, नहीं ला पाए, इनको चौटाला जी का सहारा लेना पड़ा। इनमें केवल उत्तर प्रदेश एक अपवाद है जहां पर एक सशक्त एक नेता है। अलावा महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी ऐसा नहीं है कि अपने दम पर ला पाए। और इवन मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात की जाए तो ज्योतिरादित्य दत्ता भी इस स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को अपने कंधे पर उसको सत्ता तक पहुंचा सके। ठीक बात। इसलिए अभी वो स्थिति मुझे नहीं लगता कि इसलिए कि सचिन पायलट के बारे में कुछ बहुत सोचा जाए। अभी देखा जाएगा कि 2-4 दिन क्या करते हैं। अभी जैसा कि शैलेश जी ने बिल्कुल कहा, अभी तो काफी दिन बाकी हैं, तो देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर जिस तरीके से उन्होंने नेताओं का चयन किया है पुराने कांग्रेसियों का कांग्रेस पर निशाना बनाने के लिए, तो उसी की कड़ी में एक अगला कदम नजर आता है। लेकिन तब भी अभी भविष्य के बारे में भी बहुत अटकल नहीं लगाई जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया। शैलेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अशोक शेखावत जी, चंद्रेश कुमार जी आपका भी धन्यवाद, और प्रताप राव साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।